हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सिंह आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम देखो 5.2 प्रश्नावली उसको स्टार्ट किया था, जिसमें कल आपने यानी 9 क्वेश्चनों की स्टडी कर ली थी। और अब देखो प्रश्न संख्या जो 10 है उसको भी आपको क्या करना है, हल करना है। देखिए कल मैंने आपको क्रेमर नियम से बताया था हल करना। अब जो 10 का सवाल है देखो उसमें आपका एक सवाल थोड़ा सा अलग प्रकार से आ रहा है, यानी आपको एक तो देखो ध्यान रखना, जो क्रेमर नियम होता है ना, क्रेमर नियम, इसका दूसरा नाम क्या होता है, सारणिक नियम भी होता है, सारणिक नियम। तो एग्जाम में क्रेमर नियम भी लिखा हुआ सकता है और सारणिक नियम भी लिखा हुआ आ सकता है। इन्हीं की सहायता से क्या करना होता है, आपको सवाल को हल करना होता है। तो देखो 10 के सवाल में ये लिखा है कि सारणिकों की सहायता से आपको निम्न समीकरण निकाय क्या करना है, हल करना है। तो देखो इसमें जो आपका सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रकार का, उसमें क्या है आपके पास 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z बराबर 4। उसके देखो बाद में क्या लिखा हुआ है 4/x प्लस माइनस में 6/y और प्लस में 5/z बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर 6/x प्लस 9/y माइनस में 20/z बराबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इन तीनों समीकरणों को आपको क्या करना है, क्रेमर नियम से हल करना है, यानी सारणिक नियम से आपको क्या करना है, हल करना है। देखो अभी तक जो आपने कल प्रश्न पढ़े उन सब में आपका चर का मान बिल्कुल ऊपरार्धांश के अंदर, इसमें देखो चर का मान आप फोन में आ रहा है। तो पहले आप यहाँ पर मान लेंगे ठीक है ना, यानी माना a/x बराबर p, a/y बराबर q, a/z बराबर r। तो अब देखिए नई समीकरण आपके पास क्या है कि 2p प्लस 3q प्लस 10r बराबर 4, ये पहली समीकरण आ गई ना। फिर आएगा 4p माइनस 6q प्लस 5r बराबर 1 आ रही है, मेरे पास समीकरण नंबर 2। फिर 6p प्लस 9q माइनस 20r बराबर 2, ये आ रही है मेरे पास समीकरण नंबर 3। तो सबसे पहले आप इनमें चर के मान को ऊपर लाने के लिए इनमें जो व्युत्क्रम के रूप में 1/x a/y a/z लिखा हुआ है उनको आप PQR पहले आप पुट कर देंगे। अब उसके बाद देखिए इनको आपको कैसे हल करना है। अब देखो आपको सीधे क्या करना है, यहाँ क्रेमर नियम जब आप इसमें लगाते हो तो इसमें आपको पहले डेल निकालना पड़ेगा। डेल का मान क्या आएगा आपका, सीधी संख्या आएगी 2 3 10 4 माइनस 6 और 5 6 9 और ये माइनस का 20, यानी मैं इस सारणी का मान क्या करना है, सरल करना है। तो देखो जब आप इस सारणी के मान को सरल करोगे तो देखिए आपके पास यहाँ पर कितना आने वाला है कि जो आपका मान है, जब आप इसको R1 के उद्देश्य प्रश्न करोगे तो 2 के इंटू क्या आएगा, प्लस के 120 और माइनस में 9 पंजो 45। फिर माइनस 3 के इंटू क्या आएगा आपका, माइनस के 80 माइनस 6 पंजो 30। फिर प्लस के 10 के इंटू क्या आएगा आपका, 4 ने 36 माइनस और ये हो गया प्लस 6 छक 36। ठीक है ना। अब देखो इसको आप जब आगे और सरल करते हो तो देखिए जो आपके पास डेल है उस डेल का मान आपके पास ही आ जाएगा, यानी डेल का मान आपको कितना प्राप्त हो जाएगा। यहाँ जब आप 120 में से 45 घटाते हो तो मान आपका 175 बचने वाला है यहाँ पर, यानी 175 को 2 से गुणा करने पर आपका मान क्या हो गया है, वो हम आगे लिख देंगे बाद में। और उसके बाद देखो इसमें आपको आगे -3 के गुणा में क्या आएगा, माइनस का 110 आ जाएगा। फिर प्लस 10 के इंटू क्या आएगा, आपका मान 72 आ जाएगा। और जब आप इसको सरल करोगे तो मान तो क्या हो गया आपका, ये 350 हो गया ये। फिर प्लस का 330 हो गया है, फिर प्लस का 720 हो गया है। अब देखो इन सबको जब आप जोड़ोगे तो आपके पास मान क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ रहा है पहले तो, फिर 5 5 10 असल 1 आ रही है, 10 11 और 3 14।
कि आपके पास जो मान है वो कितना देगा, 1400 मान आपको इसका क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह देखो जब आप इसमें डेल वन का मान निकालते हैं, डेल वन का मान, तो उसमें मैंने आपको तरीका बता रखा है कि जो इधर वाला मान है ये आपको इस पहले कॉलम से गया नहीं आने देना आपको, ये वाला मान। तो आपका सारणी बन गया 4 1 2, फिर आ गया 3 माइनस 6 9, फिर 10 5 और माइनस का 20। अब देखो तो आप इस सारणी का प्रसारण करते हो तो आपका मान आएगा 4 इंटू 120 प्लस का माइनस में 45। फिर देखो माइनस 3 के इंटू में क्या आएगा आपका मान, ये छोड़ा और ये छोड़ा तो माइनस का 20 और माइनस का 10। फिर प्लस 10 के इंटू में क्या आएगा आपका मान 9 और माइनस ये प्लस हो गया है 12। अब देखो इसको जब आप आगे सॉल्व करते हो ये मान आ दो, फिर से क्या बचेगा आपका 100, ये मान आपका बचेगा मतलब कितना, यानी यहाँ पर जो मान आपका है वो केवल सॉरी देखो भी इसमें आपने ये 120 था ना, यहाँ वाली क्या बचेगा केवल मात्रा पीछे बचा, ठीक है ना, ये आपका मान यहाँ पर केवल 75 बचने वाला ही है, तो आपका मान रहेगा 150, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी सी इसमें गड़बड़ कर दी है। फिर देखो इनको जोड़ो आप दोबारा से, तो 0 3 2 5 5 10 आज से लेकर ये भी, तो 8 9 और 3 12 1200 आएगा अपने, ठीक है ना भाई। ये मान आपको बिल्कुल कहने वाला है 1200 आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। अब देखो यहाँ पर ये 75 आ गया मेरे पास मान, या देखो माइनस 3 के इंटू में क्या आएगा मान आपका माइनस 30, 10 के इंटू में आपका मान आएगा 21। ये जो मान आपका बनेगा 300 यहाँ पर भी, ये प्लस का 90 और ये 210, इनको तो जोड़ोगे ना तो देखो आपका मान यहाँ पर बिल्कुल क्या है 600 मान आ गया इसका, ठीक है ना। ये मान मेरे पास क्या गया 600, इसका मान डेल वन का जो मान आपको प्राप्त हो गया 600। अब देखो जब आप डेल टू का मान प्राप्त करते हो यहाँ पर, तो इस बार आपको इस कॉलम को तैयार करना है। यानी मेरे पास मान आ रहा है 2 4 6, फिर यहाँ पर आ गया 4 1 2, उसके बाद में 10 5 और ये माइनस का 20। फिर से आप इसका R1 का प्रश्न करोगे तो 2 के इंटू में आएगा माइनस का 20 और माइनस का 10। फिर माइनस 4 के इंटू में आएगा आपका मान कितना माइनस 80 और माइनस में 6 पंजो 30। फिर प्लस देखो 10 के इंटू में क्या आएगा मान आपका भी, ये 8 माइनस 6 आ जाएगा। यानी इस तरह से आपने सारे मानों सल करके इसका प्रश्न कर दिया है। और आगे जैसे आप इसको सल करोगे तो माइनस का 30 और माइनस के 60 हो गई ये, फिर ये माइनस का 110 और ये प्लस हो गया कितना 110 को जब आप 4 से गुणा करोगे तो 110 गुणा 4 कितने रहेंगे आपके 440 रहेंगे प्लस के। फिर वहाँ पर बचेगा 2 और 2 को 10 से क्या आएगा आपका मान 20 आ जाएगा, तो मान आपका क्या आ गया 20 आ गया। अब देखो ये हो गए 460, ये 60 तो क्या बचेगा मान आपका केवल मान 400 बच गया। तो जो डेल टू है उसका मान मेरे पास कितना आ गया है 400। एक बार आप इसको यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है ना। अब देखो जब आपको उसके बाद में डेल 3 नोट करना है तो डेल 3 में आपका मान आ गया मतलब 2 4 6 तो आ रहा है सेम, फिर 3 माइनस 6 और 9 भी क्या आ रहा है सेम आ रहा है। यहाँ पर मान आपका आ गया 4 1 2। अब हम क्या करेंगे, फिर से तो इसका मान है वो हम सारणिक के अनुसार इसका यानी R1 के अंदर आप इसका क्या करेंगे प्रश्न करेंगे। और देखो जैसे आप इसका प्रश्न करोगे तो यहाँ 2 के इंटू में आएगा माइनस का 12 माइनस 9, फिर माइनस 3 के इंटू में क्या आएगा यानी 8 माइनस 6 आ जाएगा, फिर प्लस 4 के इंटू में क्या आएगा आपका मान 36 प्लस 36 आ गया। अब देखो इसको आगे संलग्न मान क्या गया, तो 21 हो गए ये मान आपके, और 21 को 2 से क्या हो गया माइनस के 42 हो गए। फिर ये देखो यहाँ पर 2 आ रहा है तो आएगा माइनस के 6। फिर ये आपके 72 है तो 72 को देखो 4 से गुणा करना आपको, 4 दूनी 8 7 सौ 28 228 हो गया आपका, तो प्लस में 288। अब देखो अब इस सवाल में क्या हो जाएगा पास, देखो इनको देखो जोड़े तो प्लस के तो मान आपको 48। अब जब आप प्लस की 48 है वो आपको किस में से घटाने हैं 288 में से आपको घटाने हैं। तो जब आपने 288 में से 48 घटाए तो 0 4 2
तो 240 बचने वाला आपके पास यहाँ पर। तो ये मान आपके पास क्या आ गया अभी 240। अब देखो इसको तो आप आगे और भी सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा। तो देखिए अब आप इसको देखो आप यहाँ सॉल्व करोगे आगे तो मैं इसको यहाँ चिमटा रहा हूँ वापस फिर से। तो इसका मतलब तो मेरे पास x का मान क्या आएगा, यानी डेल वन बटा डेल आ रहा है। और डेल वन का मान तो मेरे पास क्या था 600 आया था, बटे मारा है 1200, यानी 1 बटा 2 आ गया। सॉरी एक्स नहीं पी है, ठीक है ना, पी क्यू और माने आपने पी का माना ये। लेकिन अब आप जब क्यू निकाल तो क्यू का मान आपका डेल टू बटा डेल आएगा, यानी 400 बटा 1200, तो ये आ गया बटा 3। और आर का मान क्या है डेल 3 बटा डेल, तो मतलब 240 बटा 1200 1 बटा 5। तो ये तो अभी आपने क्या लिख दिया है, इनका जो मान है वो आपने इस तरह से लिख दिया है। अब देखिए उसके बाद में आपको पता है कि ए बटा एक्स क्या था आपका पी था, तो ए बटा एक्स बराबर आ गया मेरे पास 1 बटा 2 और सलग एक्स का मान क्या मेरे पास 2 आ गया। इसी तरह से ए बटा वाई बराबर क्यू था आपका, मतलब 1 बटा 3 बराबर क्या आ गया है, सॉरी ए बटा वाई बराबर मेरे पास क्या आ गया है 1 बटा 3 आ गया। सरल क्या तो वाई का मान क्या देगा 3 आ जाएगा। और इसी तरह से आपने क्या लिखा ए बटा जेड बराबर आपका आर था, तो 1 बटा जेड बराबर क्या आ गया मेरे पास 1 बटा 5, वो जब गुणा कराया तो जेड का मान क्या आ गया मेरे पास 5। तो इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगर इसमें कोई गड़बड़ है तो आप फिर से एक बार इसको देख सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा भी कौन सा सवाल है जो प्रश्न संख्या 10 है, जब बट्टे में है तो आपको इस तरह सवाल करना होता है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं कौन सा अभिव्यय विधि के द्वारा हल करना सीख रहे हैं। देखो अभी आपने सारणिक विधि है उसका अध्ययन कर लिया है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं कौन सी अभिव्यय विधि। इस विधि को आप क्या कहोगे अभिव्यय विधि। अभिव्यय विधि से आपको कोई भी दो चरों वाली देखिए समीकरण होती है उसको हल कैसे करना है उसके बारे में देखिए। आप सबसे पहले आप इसको क्या लिख दोगे, यानी ए एक्स बराबर बी से तुलना करने पर, यानी आप इसको ऐसे लिख दोगे एक बार 2 माइनस का 1 3 4 इंटू मार्क्स वाई बराबर आ रहा है। देखो जो इधर वाले हैं पद इनसे आप ये दो मैट्रिक्स बना सकते हो, क्योंकि आप जानते हो इनको वापस गुणा कराओगे तो आपका देखो पहले पंक्ति पहले कॉलम से क्या बनेगा आपका मान, ये पहला भी आ गया, फिर इससे को गुणा क्या मान आपका 3x + 4y, उधर मेरे पास क्या माइनस का 2 और ये 3, तुलना कराओगे वापस आप तो इसके बराबर आएगा ना और इसके बराबर, तो वापस वो कंडीशन आ रही है आपकी 4 है अपने 4। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले आप इन समीकरणों का इस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। जब आपने इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया है, अब यहाँ पर मेरे पास ए का मान तो क्या आ गया बिल्कुल 2 माइनस 1 3 4 और एक्स का मान आ गया मेरे पास x और ये y, और b का मान मेरे पास क्या आ गया है माइनस का 2 और ये 3। तो सबसे पहले जब आप ये विधि लगाते हो तो आपको हमेशा वहाँ पर ये डिसाइड करना है कि जो आपका मान दिया गया है वो कौन सी फॉर्म में आना चाहिए, ax बराबर b की फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसी में आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी सारी समीकरण आपकी आएगी ax + by + cz बराबर d की फॉर्म में, अगर 3 चर है तो इस फॉर्म में आएगी, अगर 2 चर है तो आपकी आएगी ये, ठीक है ना। और ये भी देखो बिल्कुल क्रम से चेंज, पहले x का मान फिर y का फिर z का, और अगर नहीं है कोई पद तो आपको वहाँ पर 0 मारना पड़ेगा। अब जैसे मान लो मेरे पास ये समीकरण होती x + y + 3z बराबर मान लो 5 है, एक मान लो मेरे पास आ रहा है 4y बराबर 6, एक 3x - y बराबर मान लो मेरे पास क्या आ रहा है। तो अब इसको देखो मानक रूप में कैसे लाओगे आप, ये 1x ये 1y ये 3z बराबर 5, ये 0x 4y 0z बराबर 6 3x - 1y 0z बराबर 11। अब उसके बाद में फिर आपको कंपेयरिंग करनी है ए का x का और मैट्रिक्स b का मान आपको प्राप्त करना है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है पहले, अगर इस मानक रूप में नहीं है तो पहले आपको उस मानक रूप में लेके आना पड़ेगा। अब क्या करना है, पहले आपको इस ए का इन्वर्स निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले निकालना पड़ेगा आपको ए का सारणिक, तो 2 माइनस 1 3 और ये 4, इसके सारणिक का मान आ गया 8 + 3 यानी 11 आ गया।
तो पहले आपने ये तो क्या प्राप्त कर लिया है, जो ए का डिटरमिनेंट था वो आपने प्राप्त कर लिया है। कितना आ गया मेरे पास से 11 आ गया, ठीक है ना। अब देखो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे आप। ए इनवर्स प्राप्त करने के लिए आपको ऐसा करना है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें इन सभी के जो सेकंड होते हैं उनका आपको मान निकालना होता है। तो देखो उनका मान आप कैसे निकालोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पर एडजॉइंट ए के लिए। जब आप एडजॉइंट ए की बात करोगे तो आपको उसके लिए सबका मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है, मेरे पास आ रहा है अभी यहाँ पर क्या A11 आ रहा है पहले, तो -1 की घात 1 + 1। और अब देखो A11 के लिए आपका ये एलिमेंट है, ये छोटा क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो हमारा आपका क्या प्लस में 4। फिर जब आप A12 निकालोगे तो -1 की घात क्या आएगी 1 + 2 आएगी। और 12 का मतलब आप इसकी बात कर रहे हो अभी, ये छोटा क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और मान आपका आगे माइनस में 3 आ गया। फिर देखो आपको क्या निकालना है, A21 का मान आपको निकालना है। तो -1 की घात 2 + 1। तो देखो जब आपने -1 की घात 2 + 1 ली, तो अब देखो A21 के लिए आपका मान क्या आएगा। 21 की देखो अगर हम बात कर रहे हैं तो इस एलिमेंट की बात करें आपको ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर आएगा -1, फिर -1 क्या हो गया आपके +1 हो गए। फिर आपको A22 निकालना पड़ेगा, तो -1 की घात 2 + 2। 22 का मतलब हो गया ये छोड़ा तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और यहाँ पर मान मेरे पास क्या गया 2 आपको प्राप्त हो गया है। अब देखो जो एडजॉइंट ए बनने वाला होता है आपका एडजॉइंट ए बराबर, तो जब आप उस मैट्रिक्स का परिवर्त लोगे तभी तो आपका एडजॉइंट ए बनेगा ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का जो बनेगी उसका परिवर्त लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये चारों अवयव लिखो यहाँ पर, यहाँ पर लिखो आप 4 -3 1 और ये 2, और जब आप इसका परिवर्त ले लोगे तो मान आएगा 4 -3 1 और ये 2। तो ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया, जो एडजॉइंट ए है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है 4 1 और -3 और 2। अब देखो ए इनवर्स भी निकाल लिया आपने। अब आपको ए जो इसका हल है वो कैसे निकालेंगे आप। देखो आपको पता है क्योंकि Ax बराबर मेरे पास पहले आप लिखो इसमें इनवर्स का मान जो हो गया ए का डिटरमिनेंट्स और एडजॉइंट ए, ये हो गया है। तो यहाँ पर जो ए का डिटरमिनेंट्स है उसका मान तो मेरे पास कितना आ रहा है 11 आया था, तो यहाँ पर 11 कर दिया। तो ए एडजॉइंट है वो मेरे पास आएगा 4 1 -3 और ये 2। आप चाहो इसको भाग में भेज दो, यहाँ पर 4/11 A/11 -3/11 और 2/11। ये आपने क्या लिख दिया है, जो ए इनवर्स है उसका मान आपने 4/11 1/11 -3/11 और 2/11 आपने लिख दिया है। अब देखो उसके बाद में देखो आपको क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर सवाल में शुरुआत में आपका मान था Ax बराबर b की फॉर्म में था, बिल्कुल इस फॉर्म में था ना। अब मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों में बाएं साइड में ए इनवर्स से गुणा कराऊंगा, यानी ए इनवर्स Ax बराबर आएगा ए इनवर्स डॉट बी। अब इनसे तो मान आपका बन गया Ix बराबर ए इनवर्स बी। आई को आप छोड़ सकते हो, तो x बराबर मेरे पास क्या आ गया ए इनवर्स डॉट ए बी आपको प्राप्त हो गया है। अब देखो आपको आगे इसमें क्या करना है, तो देखो इसको पहले आप यहाँ तक नोट कर लो, फिर देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी, और इसके लिए तो मैंने ये कर दिया अभी क्या कि मैंने लिख दिया इसमें इधर तो मान मेरे पास क्या रहेगा x रहेगा, और x का मान मेरे पास क्या है xy है। उधर ए इनवर्स का मान आपका आया था कितना 4/11 फिर A/11 -3/11 और 2/11। इसको देखो गुणा आपको b के साथ करना है। b का मान मेरे पास क्या था -2 और ये 3 था। अब देखो इधर देगा मान आपका ये सेम बिल्कुल। इधर क्या करेंगे आप इन दोनों को गुणा करवा लेंगे, तो पहले पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा कराया,
तो -8/11 + 3/11। फिर दूसरे कॉलम से दूसरी पंक्ति गुणा करवाया तो प्लस का 6/11 और प्लस का 6/11। अब देखिए इसके बाद में जो आपका मान है ये तो आ रहा है x y, और ये मेरे पास जो क्या देगा -5/11 और ये 12/11। अब इसमें क्या करना आपको, जो इनके संगत अवयव हैं उनकी आपको तुलना करनी है, क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स आपके बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो आप यहाँ लिखोगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, जैसे तुलना कराओगे तो x का मान -5/11 और y का 12/11। तो इस तरह से आप जो x और y है उनका मान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको अभी जो अवयव विधि है वो सिखाई है। अब देखो 3 अगर चरों के समीकरण है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो मैट्रिक्स है वो 3/3 की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है ना। और करने का तरीका बिल्कुल आपका ये रहेगा सेम। जैसे मैं आपको थोड़ा सा लेके दिखा दूँ एक बार एक सवाल को। अब जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है, अब आपको सारी करनी है, ठीक है, खुद कोई 11वें में, जैसे मान लो आपके 11वें साल में मान लो ये इस तरह से आ रहा है प्रश्न कोई भी, जैसे थर्ड पार्ट है इसका, इसमें है x + y - z बराबर 1, फिर है 3x + y - 2z बराबर 3, उसके बाद में है x - y - z बराबर -1। अब देखो जब आप इसको ax बराबर b के फॉर्म में लिखोगे ना तो बिल्कुल इसका तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या क्या पीछे मान लो संख्या 1 1 - 1 3 1 - 2 1 - 1 - 1 और x का मान आ गया मेरे पास x y z, इधर आपको लिखना पड़ेगा 1 3 और -1। अब आगे वही तरीका सेम, ये का मान, ये x का मान और ये b का मान। तो पहले इन्वर्स निकालना पड़ेगा, फिर इन्वर्स निकाल के आपको ये शर्त लगानी है जो आगे वाली है वो, और उस शर्त के हिसाब से आप क्या प्राप्त कर लेंगे, जो तीनों चर है x y z उनका मान आप प्राप्त कर लेंगे। एक बात और देखना, कई बार देखो आपका समीकरण इस रूप में आ जाती है, तो इनको पहले आप इसी तरह, इसको पहले आप क्या अचर पद को आप उधर भेजें, ठीक है ना भी। तो -2 -3, अब बढ़ेगा मान आपका 3 1 2 -1, यहाँ पर आएगा x y, यहाँ पर -2 -3। फिर आगे आपका क्या रहेगा, बिल्कुल वही तरीका रहने वाला है जिनको आपको आगे हल करना है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको अभी जो 11 प्रश्न है 11वां, उसकी मैंने आपको सारी बातें हैं वो बता दी है, जिसका तीसरा पार्ट तो ये हो गया है, और दूसरा पार्ट देखो बनी तो इसका ये रहेगा 11वें का, जिसमें है 5x + 7y + 2 बराबर 0, और एक आ रहा है 4x + 6y + 3 बराबर 0। और जो इसका चौथा पार्ट है, जो 11 में 4 पार्ट आ बैठे ना कुल, चौथा पार्ट आपका आएगा 6x - 12y + 25z बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। उसके बाद में 4x + 15y - 20z बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। उसके बाद में 2x + 18y और +15z बराबर 10 आ रहा है, ठीक है ना। ये तीनों पार्ट आपको खुद को कंप्लीट करने हैं। पहला पार्ट मैंने आपको करके बता दिया है, ये थी आपकी अवयव विधि। कुल आपने 2 विधि पढ़ी है, एक आपने सारणिक विधि पढ़ी है जिसका नाम, दूसरा नाम क्रैमर रूल होता है, और एक आपने पढ़ी है अव्यय विधि। तो इस तरह से आप कोई भी जो 2 चरों वाली रैखिक समीकरण होते हैं उसको आप हल कर सकते हैं। जो बाकी प्रश्न बचे हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।